व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि डोनाल्ड लू की हुई है पेशी कांग्रेस की कमेटी में और उनसे ताबड़तोड़ किस्म के सवालात हुए और फिर उन्होंने क्या क्या वहां पर झूठ गढ़े और क्या क्या उन्होंने सफाइयां दी, वजाहतें दी, ये सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो उसका फायदा इमरान खान और पीटीआई को कैसे हो रहा है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हेयरिंग है ये डोनाल्ड लू की, इसके बारे में आपको ब्रीफ सा कुछ बताएंगे और अपना तज्जिया भी दूंगी। साथ साथ जनाब आपको बताएं कि एक बड़ा इस्तीफा आया है पीटीआई के अंदर और फिलहाल यही है, कहा जा रहा कि इस इस्तीफे को कबूल नहीं किया जाएगा। वो इस्तीफा किसका आपको बताएंगे। फिर जनाब आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक अजीब गंडासे वाला स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फिर सब उनके ऊपर तनकीद शुरू कर बैठे और फिर क्या हुआ ये सब आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बातें जो उन्होंने आज की हैं, जेल में अहम पेशन गोइयां भी की हैं, इम्पॉर्टेंट उनके वर्ड्स वो आपके साथ शेयर करेंगे इस मुलाकात में, इस वीलॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए यहीं से बात का आगाज करते हैं। इमरान खान साहब की आज पेशी थी और अलकादर ट्रस्ट केस की। इस हेयरिंग के मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, गुफ्तगू हुई, काफ़ी कुछ उन्होंने डिस्क्लोज किया। एक दो बातें मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताई थी कि आरिफ अलवी से मुतालिक उन्होंने बड़ी बात कही कि उन्हें कोई नाराज़गी नहीं है उनसे और वो खफा नहीं है और वो ये समझते हैं कि उस ओहदे में प्रेशर के बावजूद भी जितना वो परफॉर्म कर सकते थे, जो किरदार अदा कर सकते थे, उन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की। तो बज़ाहिर ये स्टेटमेंट काफ़ी हौसला अफजा है आरिफ अलवी साहब के लिए, जिन्होंने सदारत छोड़ने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस बात का इंदिया दिया था कि वो खान साहब से मिलना चाहते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखेंगे और उन्हें अपना लीडर करार दिया था। तो बज़ाहिर आरिफ अलवी साहब के लिए रास्ता खुला नजर आ रहा है। अगर उनकी खान साहब से मुलाकात होती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब उनको पीटीआई में उस तरह से वेलकम नहीं करेंगे। वैसे तो उन्होंने खैर तो पीटीआई छोड़ी भी नहीं थी, ना कोई उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया, लेकिन ये एक शुरू में तासुर था कि शायद खान साहब उनसे खफा हैं। और खुद अलीमा खान साहिबा ने भी इस बारे में एक आध दफ़ा कहा कि इलेक्शन की डेट ना देने पर खान साहब को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्हें देनी चाहिए थी। शेर अफजल मरवत साहब भी बता चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब लगता है कि खान साहब इस चीज़ को शायद किसी हद तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं या करना चाहते हैं कि बहरहाल आरिफ अलवी साहब अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो बहरहाल जी ये तो एक बात मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, इसकी मजीद मैंने आपको वजाहत कर दी। साथ ही साथ खान साहब ने आज दो तीन और बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने ये बताया कि वो कितनी देर जेल रहेंगे। जी हाँ, उन्होंने एक बड़ी पेशगोई की है और उनका ये कहना है कि ये हुकूमत इस वक्त का जो सेटअप है ये कोई 5 से 6 माह मैक्सिमम चलेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी पेशन गोई कर दी कि उनका ख्याल ये है कि वो जेल भी इतनी देर ही रहेंगे, मैक्सिमम 5 से 6 माह के बाद उनको लगता है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने ये तक कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी जो इस हुकूमत में अभी तक कैबिनेट में कोई शराकत दारी नहीं की, तो उसकी भी वजह यही है कि उन्हें भी मालूम है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलने वाली और इस वजह से वो इस सारे सेटअप का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने वजारतें भी नहीं ली। तो खान साहब काफ़ी क्लियर हैं इस मामले पर कि ये हुकूमत नहीं चलेगी और ये भी कि 5 से 6 माह ही इनके पास टाइम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 से 6 माह का टाइम जो खान साहब दे रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये 5 से 6 माह अक्सर और लोग भी दे रहे हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वैसे तो कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो जाहिर है ये वजह है कि 5 से 6 माह में जाहिर है कि इस हुकूमत की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगी उसके हवाले से जज किया जाएगा कि क्या इन्होंने किया है इतने महीनों में और क्या उसकी बुनियाद के ऊपर ये सोचा जा सकता है कि ये आगे भी परफॉर्म करेंगे। तो जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात होंगे वो एक की फैक्टर होंगे ये डिटर्मिन करने का कि ये हुकूमत कैसे चले, नंबर 1। उससे पहले इसलिए कि वो बहुत कम टाइम होगा और उसके बाद जाहिर है 5 से 6 माह के बाद ही आप ये इवेलुएट करने के काबिल होंगे कि क्या ये हुकूमत चल सके, ये इकोनॉमी का जो रिवाइवल है हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्या उस वक्त की पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर एक तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि नवंबर में होने हैं जी, आपको पता है अमेरिका में सदारती इंतखाबात और जिस तरीके से उसके कुछ मरहले जो हैं वो अभी से शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बड़ी वाज़े नज़र आ रही हैं कि जो बाइडन अपनी अक्सरियत या पॉपुलैरिटी खो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक अमरीकी सदर हैं
उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पॉपुलैरिटी हासिल है और बाज़ार ये लग रहा है कि वो दोबारा सदारती इंतखाब जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अब जो इमरान खान साहब का हुकूमत से निकाले जाना और जो सारा एक अमरीकी उस वक्त की हुकूमत का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप था, वो सब जो बाइडन के ज़ाहिर अंडर था। और उस वक्त अमेरिका का इनखला हुआ था अफगानिस्तान से, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम्स थे जो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव का बायस बन रहे थे। कुछ डिमांड्स थी अमेरिका की जो वो पाकिस्तान से चाह रहा था, उसमें खान साहब कुछ हर्डल क्रिएट कर रहे थे। फिर खान साहब ने रूस का दौरा किया, वो भी जो बाइडन को पसंद नहीं आया। तो वो नंबर ऑफ थिंग्स जमा हुई और फिर हमने देखा कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब के लिए फ्रेंडली नहीं रही और उन्होंने उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया और फिर उसका एक इजहार भी हमने देखा। अब उसके बाद जो अगर डोनाल्ड ट्रंप का आप दौर देखें तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे इक़्तिदार में, तब खान साहब भी जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया जो उनकी कैंपेन है उसमें भी खान साहब का जिक्र किया और उन्हें अपना फ्रेंड भी कहा। और जो डोनाल्ड ट्रंप का इरा था उस दौरान पीटीआई के लिए उस तरह के हालात नहीं थे जैसे जो बाइडन के दौर में हुए। तो ये सब देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो प्रो पीटीआई नहीं थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खान साहब के लिए एक बेहतर गोशा रखती थी। वैसे तो अमेरिकन ज़ाहिर अपने ही मफाद देखेंगे, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता ही है। और अब वैसे भी अमेरिका के हालात भी वो वाले नहीं हैं जो पहले वाले थे। उस वक्त वो जंग में फंसे हुए थे अफगानिस्तान में। अब सूरत हाल उनके लिए ये है कि उनका प्राइम प्रॉब्लम उनकी इकॉनमी है, उनके मामलात हैं, उनकी गवर्नेंस और उनके जो यानी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो अब उनके लिए ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं बाहर के मामलात की निस्बत। तो ये सब देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि नवंबर में अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की दोबारा हुकूमत आती है तो खान साहब के लिए उनके हाँ इतनी बड़ी नो नहीं होगी जो बाइडन के दौर में थी। ठीक, तो एक ये भी वजह है कि सब ये बात कह रहे हैं कि 5 से 6 माह वाला जो राग है। और फिर तीसरी बात ये कि आगे 5 से 6 माह के बाद मजीद कुछ सूरत हाल वाज़े होगी कि इंटरनली ये जो सारा सेटअप है ये किस हद तक अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत करने में कामयाब होता है या फिर एक इंटरनल प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जो पीटीआई के लोग हैं वो कोई तहरीक उठाने में कामयाब हो सकेंगे। आगे अदलिया के अंदर अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन नहीं होती तो जाहिर है इस अक्टूबर में हम देखेंगे कि अगले चीफ जस्टिस आ जाएंगे। अगर उनकी एक्सटेंशन नहीं होती तो उस सूरत में भी फिर अगेन बात है कि कुछ चेंजेस अगर आती हैं तो उस वक्त भी वो भी देखनी होंगी। तो काफ़ी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर अगले 5 से 6 माह इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए सब ये बात कर रहे हैं कि 5 से 6 माह के बाद शायद ये हुकूमत ज़्यादा ना चल सके। और खान साहब भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि वो भी मैक्सिमम इतनी देर ही जेल में रहेंगे। इसके अलावा खान साहब ने इकोनॉमी के हवाले से बात की और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की। इमरान खान साहब का एक क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं लेकिन बहुत से लोग इत्तेफाक भी करते हैं और वो एक ही उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, ईरान, इस्लामी ममालिक हैं, इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। और इस सिलसिले में वो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि इस रिलेशनशिप को बातचीत के ज़रिए ही स्ट्रेंथन किया जाए, ना कि किसी किस्म की एस्केलेशन हो। तो खान साहब ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल ना हो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब इस जो हालिया अभी कशीदगी बॉर्डर पे हुई है इसके ऊपर कुछ खुश नहीं है और वही समझते हैं कि अगर इस चीज़ को मिस हैंडल किया गया तो पाकिस्तान में बदअमनी की एक नई लहर आ सकती है जो कि किसी तौर भी मुल्क के मफाद में नहीं है, जबकि हम ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। तो अगर दहशत गर्दी में मजीद इजाफा खुदा न खास्ता हो गया तो ये तो और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी खान साहब ने आज ये स्टेटमेंट दिया है। तो इमरान खान साहब की ये पहले बातें हमने देखा है, वैसे काफ़ी प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं जो उन्होंने बातें की थी कि ना अहल करेंगे, जेल में डालेंगे और फिर नवाज शरीफ आएगा, उसकी नाअहली ख़त्म होगी और फिर ये भी कि आखिर में फिर भी इलेक्शन मैं जीतूंगा। तो अभी तक तो सारी उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। अब देखते हैं कि उनकी 6 माह वाली प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित होती है या नहीं। अब आ जाते हैं जी पीटीआई के अंदर एक बड़ा इस्तीफ़ा हम्माद अजहर साहब जो कि पीटीआई पंजाब के प्रेजिडेंट हैं उनकी तरफ से एक इस्तीफ़ा है
اور انہوں نے کہا کہ میں نے سوچ بچار کے بعد یہ سوچا ہے کہ جو بندہ گراؤنڈ پر موجود ہو، جو خان صاحب سے ملاقات بھی کر سکے، ان سے ڈائریکشنز بھی لے سکے اور آگے سے پارٹی کو لیڈ کر سکے خود، اس کو میرا خیال ہے کہ موقع ملنا چاہیے. اور میں اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے ایسا نہیں ابھی فی الحال کر پا رہا، تو میرا خیال ہے کہ مناسب ہے کہ میں اس پوزیشن سے اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤں، باقی میں کارکن کے طور پر کام کرتا رہوں گا. تو حماد اظہر صاحب کے اوپر کچھ دنوں سے تنقید بھی ہو رہی تھی اس بات کے اوپر کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوئی ایک لیڈر ہونا چاہیے جو سامنے سے آ کے فائٹ کرے اور پھر پیچھے اس کے کارکن نکلیں. یہاں پر ہمیں قیادت کا ایک فقدان نظر آ رہا ہے. میاں اسلم اقبال صاحب بھی نہیں پہنچ سکے، حلف نہیں اٹھا سکے، وہ بھی لیڈ نہیں کر رہے. یاسمین راشد صاحبہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں جیل میں ہیں، اور حماد اظہر صاحب روپوش ہیں. تو ایک قیادت کا فقدان پنجاب کی سطح پر زیادہ نظر آ رہا تھا، اور اس پر حماد اظہر صاحب پہ بھی کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے. الٹیمیٹلی حماد اظہر صاحب نے ریزائن کر دیا. اب حماد اظہر صاحب کے ریزگنیشن کے بعد ایک ٹویٹ آتا ہے عمر ایوب صاحب کا، اور عمر ایوب صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بھئی حماد اظہر صاحب آپ کی بہت ساری خدمات ہیں پارٹی کے لیے، اور بالکل بھی ہم آپ کا یہ استعفیٰ جو ہے قبول نہیں کرنا چاہتے اور نہ کریں گے، اور خان صاحب بھی یقیناً آپ کے بارے میں یہی رائے رکھیں گے اس معاملے کے اوپر. اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل کنٹینیو کریں اور جو چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ بہتری کی طرف لے کر جائیں گے مل کے. تو بظاہر ان کے ٹویٹ سے ایسا جیسچر ملا کہ ان کا یہ استعفیٰ قبول نہیں ہوگا، لیکن میرے نزدیک بات ویسے اتنی غیر مناسب بھی نہیں ہے جب تک اسپیشلی اگر وہ اتنے ہی پرابلم میں ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے منظر عام پر، تو اس وقت تک کے لیے کم از کم پنجاب میں کوئی ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو کہ معاملات کو لے کے پارٹی کو آگے لے کے چلے. یہ اس وقت پنجاب کی ضرورت ہے. ان کی سنسیریٹی اپنی جگہ حماد اظہر صاحب کی، اور وہ بہت قابل بھی ہیں اور کافی عمران خان صاحب کے لائل بھی ہیں، ان کے ساتھ کام بھی بہت کر چکے ہیں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ضروری ہے کہ یا تو وہ خود سامنے آئیں اگر آ سکتے ہیں، اور اگر نہیں آ سکتے تو پھر ان کی جگہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ جو فعال بندہ ہے اس کو پارٹی میں کردار ادا کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں جی پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی لگ نہیں رہا کہ ان کا استعفیٰ منظور ہوگا. لیکن میرے خیال سے تو پھر کسی اور بندے کو چانس ملنا چاہیے جو آگے سے پارٹی کو لیڈ کرے. اب جی آپ کو بتائیں کہ چیف منسٹر کے پی کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے. آج انہوں نے ایک گفتگو کرتے ہوئے پہلے بھی ایک دفعہ کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نے کہا کہ کوئی آپ سے رشوت مانگے تو آپ نے بالکل اس کے اوپر اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ آپ دیکھیے آپ نے مجھے بتانا ہے اور پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس دفعہ انہوں نے کچھ زیادہ کریز سے باہر نکل کر چھکا لگانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو سے اگر کوئی رشوت مانگے کرپشن کے لیے آپ کو کہے تو آپ نے اس کے سر پر اینٹ مار دینی ہے. اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا بیان تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا، جو بہت ہی نان سیریس بھی ہے اور غیر ذمہ دارانہ بھی. اگرچہ ایگزیکٹلی ظاہر ہے ان کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سچ مچ میں ہی کوئی بندہ اٹھا کے کسی کے سر میں اینٹ مار دے، لیکن آپ کو ضرورت بھی کیا ہے اس قسم کے یعنی الفاظ کا چناؤ کرنے کی. آپ ایک ظاہر ہے امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں، سیریس پوزیشن پہ ہیں، تو آپ کو سنجیدگی اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور آپ اس بات کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی ہماری زیرو ٹالرنس ہے، ہم نے یہ ایک ہیلپ لائن بنا دی ہوئی ہے، یا جو بھی کوئی میکینزم ہے وہ آپ بتائیں اپنے لوگوں کو، پبلک کو، کہ بھئی آپ نے اس کے تھرو جو ہے اس کی کمپلین کرنی ہے اور اس پہ آپ کو فوری رسپونڈ کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ یہ انہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ جی آپ اینٹ اٹھا کے مار دیں. تو اس سے جو آپ کا ایک تاثر بنتا ہے وہ یہ کہ جی یا تو آپ بڑے متشدد قسم کے ہیں، تشدد پسند ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ شاید بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک پارٹی پوزیشن یا ایک الگ سیاست، جلسے کی سیاست، وہ ایک الگ تقریر ہوتی ہے، اور جب آپ کسی عہدے پر ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ریاکشن شروع ہو گیا وہ اور بھی زیادہ تھا، اور پھر سارے تنقید کرنے لگے کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ گنڈاسے والا وزیر اعلیٰ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور حیرت انگیز طور پہ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں ان کی تنقید اگر آپ سنیں تو حیران ہو جائیں. اور یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب جن کو آپ سپوز کریں کہ یہ جی نگران سیٹ اپ کا حصہ تھے، تو آپ کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن ہر وقت ان کا بغض اور ان کی نفرت پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب سے ابل کے باہر آتی ہے. اس سے پہلے بھی، جب یہ عہدے سے پہلے بھی ان کا آپ ہر ٹویٹ دیکھ لیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد ایون عہدے پہ رہتے ہوئے بھی کم نہیں کی، اور اب بھی کھل کر سامنے آئے ہوئے ہیں. تو اس سے صحیح اندازہ لگا لیں کہ کتنے غیر جانبدار لوگ جو تھے وہ نگران سیٹ اپ کا حصہ تھے. یہ فرماتے کیا ہیں کہ اڈیالہ کے الو نے، اندازہ لگائیں آپ ان کی لینگویج کا، اڈیالہ کے الو نے جو آگے سے الو تعینات کیا ہوا ہے، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ یہ مشورے دے رہا ہے لوگوں کو کہ اینٹ ماریں. تو جہاں آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے الفاظ کے چناؤ کو یہاں پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں کہ ملک کے پاپولر لیڈر کے بارے میں آپ کس طرح کی تضحیک آمیز گفتگو کر رہے ہیں.
तो ये है बुनियादी तौर पर जो बुग्स है इनका, वो तो नजर ही आ रहा है कि आप केयर टेकर सेटअप का हिस्सा थे और आप अपने अल्फाज का चुनाव देख लें। तो बहरहाल जी मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपना जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर और डिसेंट होना चाहिए। आगे जी आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने एक बात और की जो मैं मिस कर गई, कि उन्होंने कहा कि ये शरीफ जो हैं ये फंस गए, अगर ये बूट को छोड़ते हैं तो इनकी सियासत ख़त्म है। और मैं तो देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि देखें किस वक्त ये भगोड़ा वापस भागता है, नवाज शरीफ कब दोबारा लंदन जाता है। तो ये उनका कहना है, तो उन्हें वो कन्विंस हैं कि इस वक्त, और ये बहुत हद तक बात दुरुस्त है कि अब PMLN को पता है कि जो उनकी अवाम की सियासत है वो इस वक्त उन्होंने इतनी डैमेज कर ली है कि उन्हें अवाम से अब कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब जो कुछ भी है उनके पास वो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही है। तो अब वो ये नहीं चाहते कि अवाम से तो बिगाड़ चुके हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से भी बिगाड़ें। तो अब वो कितनी देर नहीं बिगाड़ेंगे ये देखना होगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसा जानबूझ के बयानियां बनाने की कोशिश करें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो अब इनके साथ फिर वो हाल होगा कि ना अवाम इनके साथ होगी ना इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होगी। तो फिर ये दोनों तरफ से ही मार खाएंगे और यही सूरत हाल हमें लगता है कि आइंदा चंद अरसे में देखने में भी मिलेगी। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब ने मियाँ साहब की भी उसके बारे में कहा, और ये किसी हद तक ठीक भी है। खबरें हम यही सुन रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं अब वापस लंदन जा रहे हैं। अब ये आखिर में बात हो जाए डोनाल्ड लू की। डोनाल्ड लू ने आज कांग्रेस की जो खारजा उमूर की कमेटी है वहां पर एक मीटिंग के लिए, या आप यूं कह लें कि एक हेयरिंग के लिए आना था। ये बेसिकली हेयरिंग क्यों थी? ये हेयरिंग थी कि जो वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके दबाव के ऊपर जो कांग्रेस है उसको ये मजबूर किया गया कि वो डोनाल्ड लू को यहाँ पर तलब करें और उनसे जो पाकिस्तान के मामलात और जो PTI और इमरान खान के इल्ज़ामात और पाकिस्तान में जो मौजूदा इलेक्शन और उसके बाद की सूरत हाल है उसके हवाले से जवाब दिया जाए कि अमेरिका उसके ऊपर क्या सोचता है, उसकी क्या पॉलिसी है और पहले जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका का किरदार क्या था। तो ये बेसिकली एक प्रेशर बिल्ड किया गया पाकिस्तानी अमेरिकन की जानिब से, और ये आप देखिए कितनी बड़ी ये एक वेव है आपको नजर आती कि जो लोग ये कहते हैं जी बाहर बैठे हैं ये वो, उन्होंने कितना प्रेशर डाला कि अगलों ने उनको लाइन हाजिर करवा दिया है डोनाल्ड लू को। ये सूरत हाल है। हालांकि ना भी वो पूछते तो क्या था, लेकिन ये प्रेशर बिल्ड वहां उनकी तरफ से किया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस के जो बहुत सारे सेनेटर्स थे उनकी तरफ से जो सवालात हुए, और वो पहले भी इसके ऊपर ट्वीट वगैरह करते रहे हैं, और मैंने देखा था कि एक लेटर उन्होंने बाकायदा बनाया था जिसके ऊपर 30 से ज़ायद जो सेनेटर्स थे उन्होंने दस्तखत किए इसी हवाले से कि डोनाल्ड लू जो है वो आकर इसके ऊपर जवाब दें। तो ये जवाबदही हुई है बेसिकली डोनाल्ड लू की, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट हैं, और आज उन्होंने यूं समझ लें जो उनकी पार्लियामेंट है वहां पर ये सारी जवाबदेही की। उनसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हुए, साइफर से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी साइफर तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और साइफर झूठ था। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि साइफर झूठ था तो फिर बंदा पूछे इमरान खान जेल में क्यों है, क्योंकि उन्हें तो सजा इस बात पे हुई कि जो साइफर आया वो बड़ा कोई सीक्रेट किस्म का डॉक्यूमेंट था जो इमरान खान ने लीक कर दिया। तो अब वो तो कह रहा है कि जी वो कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट को भेजा ही नहीं, तो फिर इमरान खान ने लीक क्या किया और उसे किस बात की सजा दी गई। तो सबसे पहले तो यहीं पर ये केस जीरो हो जाता है। अगरचे ये एक अलग बात है कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा था, साइफर अपनी जगह एग्जिस्ट करता है और असद मजीद भी उसको ओन करते हैं कि उन्होंने वो साइफर लिखा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने उसके ऊपर डिमार्च भी किया, तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। तो अब आप आके कह दें कि जी साइफर ही नहीं था तो फजूल बात है, लेकिन अगर इनकी इस फजूल बात को भी मान लिया जाए वन तो तब भी इमरान खान पर बहरहाल केस फिर भी नहीं बनता। मजीद सख्त सवालात हुए, पूछा कि पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट गिराने में क्या किरदार था अमेरिका का। ज़ाहिर उन्होंने कहा जी हमारा कोई किरदार नहीं था। और फिर जो उन्होंने ये भी सवाल किए कि जो पाकिस्तान की मौजूदा इलेक्शन है, इतनी बारीकी से उन्होंने सवाल किए, आप देखिए कितने वो इस बारे में सेंसिटिव भी थे और अवेयर भी थे। और उन्होंने ये सारी बातें की कि उनसे बैट का निशान ले लिया गया, किस तरह उनके ऊपर इलेक्शन को तंग कर दिया गया, इतने मुश्किल हालात बना दिए गए, ये सब क्या था, तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। तो फिर वो कहने पे मजबूर हुआ डोनाल्ड लू कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, बल्कि उसने फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल दी कि जी इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे इलेक्शन नहीं कराए, बल्कि हो सके तो दोबारा इलेक्शन करा दें। उसने मशवरा भी दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बात की कि जी इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल के अंदर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर केसेस हैं, और इवन उनके वहाँ पे जो ब्रैड शर्मन हैं उनकी तरफ से ये डिमांड की गई कि जो पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर हैं उनको चाहिए डोनाल्ड ब्लूम को कि वो वहाँ जाएं, जेल में जाके इमरान खान से मिलें और फिर उनसे सारी बात पूछें कि उनके साथ क्या हुआ और उन्हें ये सजाएं क्यों मिली हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें बताएं। और वो ये इस बात पे कन्विंस्ड नजर आ रहे थे कि जैसे ये जो सारे केसेस हैं ये बोगस हैं, गलत हैं, झूठ है।
اور انہوں نے اسی لیے یہ کہا کہ انہیں جا کے یہ انشور کرنا چاہیے کہ عمران خان کی جو لائف ہے وہ خطرے میں نہیں ہے، عمران خان کی زندگی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ان سے جا کے ساری تفصیلات لی جائیں کہ یہ کس طرح ان کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں، کیسز چلے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے. اور جب یہ بات ہو رہی تھی اس دوران ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ عمران خان کے حق میں وہاں پہ نعرے بازی بھی ہوئی کہ انہیں ریلیز کیا جائے، ریلیز قیدی 804، انہیں بھی نمبر پتہ ہے کہ 804 تھا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی جو ہے وہ ساری ڈیولپمنٹ، جس میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ، ان سے ملاقات کا مطالبہ، الیکشن کے اوپر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کا مطالبہ، تو سارے جو پی ٹی آئی کے آپ سمجھ لیں کہ جو کنسرنز ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اور ڈونلڈ لو جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں دباؤ میں نظر آئے، پریشان نظر آئے، اور لگا کہ وہ اس طرح سے جواب نہیں دے پا رہے جس طرح سے لوگ ان سے سوال کر رہے تھے اگریسولی. اور پھر اگرچہ انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ ایز ایکسپیکٹڈ جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بظاہر لگا کہ وہ یہ جان چھڑانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور جو پی ٹی آئی اور عمران خان کا نیریٹیو ہے وہ وہاں پر بھی ایون بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات یہاں پر ختم ہو، شاید یہ بات یہاں پر ختم نہ ہو. یہ بالکل ممکن ہے کہ اس پوری کمیٹی کے اجلاس کے بعد، اس بریفنگ کے بعد فردر اس بات کو آگے بڑھایا جائے، کوئی ریزولوشن بھی آ سکتی ہے، کوئی یہ بھی دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کس طرح چلنا ہے جب تک کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو، جب تک کہ پاکستان کی جو ٹرو ڈیموکریسی ہے وہ بحال نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر دباؤ پاکستان کے اوپر بڑھایا جا سکتا ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ اگر وہاں پر یہ ایک سینس پریویل کرتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فالز ہوئی ہیں اور اس کو کریکٹ ہونا ہے، تو پھر ان کی طرف سے اس کے اوپر بڑی ڈیمانڈز پاکستان کے حوالے سے آ سکتی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے شہزادہ سلمان کی آرمی چیف کے ساتھ سعودی عربیہ میں. اور یہ بھی آپ ملاقات لائٹ نہ لیں، یہاں پر بھی بہت کچھ ہے. اور آرمی چیف جو ہیں انہوں نے اگرچہ جو ایک عام طور پر کیجولی آتی ہے پریس ریلیز کہ جی دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی، یہ وہ، لیکن ظاہر ہے بہت بڑی ایک جو وہاں پہ جانے کی وجہ ہے وہ یہ بھی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ انویسٹ کرے پاکستان میں، تو پاکستان کو ایک معیشت کو سنبھالا مل سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو ان کا یہ ٹرپ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کے ان حالات میں کیا انویسٹ کرے گا یا نہیں، اور کیا وہ بھی یہ کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی انسٹیبلٹی کا حل یہی ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو کسی اور طریقے سے ڈیل ہونا چاہیے تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے، پھر اس کے بعد جو ہے چیزیں آگے بڑھے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں، ان کو بھی آپ مد نظر رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں جو پاکستان کے انٹرنل حالات ہیں، اور جو آگے ہم بات کر رہے تھے شروع میں کہ 5 سے 6 مہینے والی جو بات ہے اس کو آپ پھر اس کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ